हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, इसलिए हम बस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे एंड आपको आंसर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस पार्ट्स में। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए अध्यापन क्षमताओं के कुछ अनिवार्य तत्व दिए गए हैं। ठीक है, जब बात आ जाती है आपके टीचिंग एबिलिटी की तो उनके लिए कुछ आपको कंपलसरी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सहपाठचर्या कार्यकलाप के संचालन में सहायता करना, छात्रों को सीखने के लिए विप्रेरित मोटिवेट करना, कक्षा प्रबंध में सुधार करना यानी कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें चेंजेस लेकर आना, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखना यानी कि टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसको कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए, एंड कॉलेज प्रशासन में रुचि लेना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संयोजन कक्षा अध्यापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम अपना करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यानी कि सहपाठचर्या कार्यकलाप के संचालन में सहायता किया जाएगा। दूसरा आपके छात्रों को सीखने के लिए यहाँ पर अभिप्रेरित करना है और कक्षा प्रबंध में सुधार लाना है और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखना है। कॉलेज प्रशासन में रुचि लेने का यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे या फिर कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम पहले जो भी ऑप्शंस हैं जो आपको लग रहे हैं वैलिडली बिल्कुल ये नहीं होंगे उनको हम हटाते हैं और फिर हम एक करेक्ट आंसर पर पहुँचेंगे। तो देखिए, आपसे बोला है कि अगर आपकी कक्षा में आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्लास में नहीं आ रहा है, अटेंड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप उसे दोषी ठहराएंगे? नहीं। बच्चे को ये बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि बच्चे को दोषी नहीं ठहराना है। कुछ भी हो, हर जगह गलत कौन होगा? टीचर होगा, बच्चे का कोई दोष नहीं होगा। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, इसलिए विदाउट रीज़न जाने आप बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे या फिर मतलब ये सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, मतलब अभिवृत्ति, बच्चा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है तो अगर वो लास्ट टाइम में नहीं आया तो आप सोचिए कि कोई बात नहीं, अब आ गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रहने देते हैं, क्यों नहीं आया, हमें क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं करना है, पता लगाना है कि वो क्यों नहीं आया था। ठीक है, क्या कारण रहे थे, ताकि वो जो कारण रहे थे वो उसके भविष्य में उस पर प्रभाव ना डाल सकें। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। तो प्रयोग तो आप जब करोगे ना जब बच्चा क्लास में आने लगेगा, या फिर वो क्यों नहीं आ रहा है आपको ये पता होगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है क्लास में, वो इसलिए नहीं आ रहा है। और आप क्लास में अपनी विधियों में तो चेंज ले आए, उनको इंटरेस्टिंग बना लिया आपने, लेकिन अगर वो क्लास लेने ही नहीं आएगा तो उसको क्या पता कि आपने अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें चेंजेस किया है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इतना ज़्यादा वैलिड नहीं लग रहा है। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कि अगर कभी भी आपको कोई भी समस्यात्मक बच्चा दिखाई देता है, समस्यात्मक बालक दिखाई देता है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होता है, उसके कारण को जानने की ज़रूरत होती है कि अगर वो अनियमितता हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या कारण है उस इरेगुलरिटी का। ठीक है, और फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि जब उसको दूर करेंगे, और नैदानिक परीक्षण, तो ये आपके कुछ विधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं कब, जब किसी बालक में हमें समस्या दिखाई देती है।
क्लियर। आगे बढ़ेंगे। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः उगते हुए रुचि न लेते हुए पाए जाएं तो कोई भी क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पर बड़ी कक्षा के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट के अगर आप वो क्लास लेते हुए आपको दिखाई देते हैं तो क्या किया जाएगा या फिर क्या कहा जा सकता है उसके लिए? संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि छात्र में कोई कमी नहीं होगी, हमें छात्र को दोषी ठहराना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि छात्र में कमी है इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, हाँ, अध्यापन प्रक्रिया में कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं और हमें यहाँ पर उपयुक्त सभी कमियाँ हो सकती है दे दिया है, लेकिन यहाँ आप ऑप्शन कर लीजिए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ से ये मैं चेंज करूँ क्योंकि छात्रों में तो कमी हमें दिखानी ही नहीं है, छात्रों में कोई कमी हो सकती है ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। आपके अध्यापन प्रक्रिया में या तो कोई कमी हो रही है और या फिर कक्षा का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, इस वजह से परेशानियाँ आ रही हैं, तो बी और सी भी हो सकता है और ये उपरोक्त सभी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीक भाषा में क्या कहलाता है? तो शिक्षा का हुनर कहलाता है, संप्रेषण सुविधाएं कहलाता है, या फिर प्रदर्शन, या फिर कोई नहीं। तो आप खुद आप समझ जाइए कि एक ऐसा व्यवहार जिसका प्रेक्षण जो है वो किया जा सक रहा है तथा अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों का स्पष्ट समावेशन अगर करवा रहा है, स्पष्ट समावेशन के लिए उसका प्रयोग कर रहा है, तो वो भाषा आपकी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका शिक्षण का हुनर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। तो अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से हम क्या समझेंगे कि प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह, या फिर विद्यार्थी की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना है, या फिर विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना है। नेक्स्ट, अध्यापन के कार्य है। अब अध्यापन के कार्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना और उनका मूल्यांकन करना, घर का काम चेक करना, उनका मार्गदर्शन करना और आगे का काम देना, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर घर का काम चेक करना, आगे का काम देना, तो सिर्फ काम ही थोड़ी ना देना है हमें उनको, है ना। अभी वो काफ़ी बार हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि क्या करना है, आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। आप सब उसको होमवर्क दे देंगे और होमवर्क चेक कर देंगे और फिर से होमवर्क दे देंगे, तो उससे उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका अधिगम स्थायी हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको नहीं पता। वो घर जाके किसी और से काम करवा के ला रहा है, आपको पता है ना। तो इसलिए हम ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि आप बच्चे को एक प्रॉपर मार्गदर्शन प्रोवाइड कीजिए। मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के बाद उनकी प्रोग्रेस में उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है, कैसे बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है, कहाँ उसको समस्या आ रही है, जो टॉपिक्स आपने समझाए उसको वो किस हद तक समझ पा रहा है, उसकी क्षमता क्या है। तो ये सब जान के आप उसकी प्रगति में उसकी सहायता करेंगे और लास्ट में आप मूल्यांकन करेंगे कि जितना पढ़ाया गया उसने किस लेवल तक उसको ग्रहण किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है क्योंकि। आप शिक्षा के क्षेत्र को प्रतिवादों और गलत अवधारणाओं से भरा हुआ क्यों माना गया है? क्योंकि शिक्षा की समस्याओं में निर्वचन की निष्ठा की अधिक भूमिका होती है, या फिर शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है, या फिर अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, शिक्षण का पहला चरण है। तो शिक्षण का पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले जब आप टीचिंग करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप पहले से योजना बनाएंगे,
पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करेंगे, या फिर विद्यार्थियों की बैकग्राउंड को जानेंगे, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जब आप क्लास में जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप बच्चों के बैकग्राउंड को कैसे जान सकते हो, है ना। पहले स्टेप की बात हो रही है कि सबसे पहला स्टेप, तो पहला स्टेप अगर आप यहाँ पर बच्चे के बैकग्राउंड को भी जानेंगे तो उससे पहले आपको क्लास में तो एंटर करना होगा, तो वो आपका फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत आ जाएगा। गुड मॉर्निंग बोलेंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो, या फिर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, ठीक है, आप क्लास में पुरानी भी है तो गुड मॉर्निंग, आप सबसे पहले बच्चे आपको ग्रीट करेंगे और आप उस ग्रीटिंग का रिप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये नहीं है। पाठ्य सामग्री को तो संगठित करेंगे, वही क्लास में जाएंगे तभी तो पाठ्य सामग्री को संगठित करेंगे। ये थोड़ा जाते ही अपना ये पढ़ाना है और बोलना शुरू कर दिया और बस बच्चों को भी तो मेंटेन करना है आपको, सबको इसलिए तैयार भी तो करना है कि आप तैयार हो जाइए, हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप जब ये होगा शिक्षण का, वो ये होगा कि सबसे पहले आप पाठ योजना बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे कौन सा पाठ पढ़ाना है, कितने कितने पार्ट्स में पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल्स का वहाँ पर यूज़ करना है, कौन कौन से एक्सप्लेनेशन वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, कौन से राइमिंग वर्ड्स हमें कराने हैं, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करानी है। तो ये सब आपके योजना के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। तो इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास से नष्ट कर देती हैं, आपके प्रयास को नष्ट कर देती हैं, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा ये दोनों ही है कि या तो आपके शिक्षण का स्तर थोड़ा हाई लेवल का है, जो कि बच्चों की क्योंकि हमने बोला ना कि स्टूडेंट की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टीचर को अपना लेसन प्रोवाइड करना है। तो हो सकता है कि वो बात आ गई कि अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं आप, तो अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं। हो सकता है कि आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं वो क्लास आप के लेवल का ना हो, आप इससे अपर लेवल को पढ़ाते हो, आप वही टेक्निक्स का इस्तेमाल आप उन बच्चों के साथ करें तो नहीं हो सकता। अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ाने जाएंगे और वहाँ पर आप कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ाने वाले नियमों को यूज़ करेंगे तो वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ये कारण रह सकता है। दूसरा ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं, देखिए सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कुछ थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा देरी से सीखते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बालक, रचनात्मक बालक, हर तरह के पिछड़े वर्ग के बालक, अपवंचित बालक, तो सभी एक कक्षा में बैठे होते हैं। तो हो सकता है वो एक कारण रहता हो जिस वजह से आपका अध्यापन ठीक नहीं हो रहा हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना होगा? कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या फिर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जब उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा रही हैं तो आपको अगर अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो ऑप्शंस जो हों वो आपके MCQ ऑप्शंस हों, ठीक है, वहाँ पर विश्वसनीयता होगी, क्योंकि एक आंसर सभी बच्चों का सेम ही होगा अगर सही होगा तो, ठीक है। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर विद्यार्थियों को गलतियां करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करें। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता है, या फिर सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें, या फिर गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है। तो देखिए, सजा तो देना नहीं है, एनसीए 2005 के अकॉर्डिंग इसको बैन कर दिया गया है। RT 2009 के अंतर्गत भी इसको बैन कर दिया गया है। तो आपको सजा नहीं देना है बच्चे को, ठीक है। दूसरा, आप बच्चे को कहेंगे कि गलती मत करो, तो भैया गलती करे बिना तो कुछ भी, क्योंकि जो मिस्टेक होती है वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप होती है। अगर आप कहते फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? पता, आप खुद एक्सपीरियंस करिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चन आप गलत कराते हैं वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो बिना गलती किए तो बच्चा सीख ही नहीं सकता, इसलिए गलतियाँ तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो गलती करने को आप मना नहीं कर सकते। दूसरा है कि गलतियां करने देते भी हैं और फिर उन्हें समझाते भी हैं कि गलतियां कम करें। गलतियां कम नहीं करवाना है, आपको देखना है कि
समस्या आ कहाँ रही है, उस समस्या का आपको क्या करना है, निदान करना है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, लेकिन ये ऑप्शन सही है कि सावधानियां बरतता है, वो अपने से थोड़ा सा पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करता है, जिससे कि बच्चे गलतियां कर ना पाए। ठीक है, बच्चे की गलतियां रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। अब अगर कोई नई घटना का रिलेशन है, वहाँ पर कोई भी विवादास्पद समस्या प्रकट हो गई, आर्ग्यूमेंटेशन हो गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। तो विनम्रतापूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें, या फिर सर्व स्वीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाएं, या फिर उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें, या फिर जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समयावधि बढ़ा दें। तो देखिए, विनम्रता पूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कहीं समस्या है तो उस जगह को छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, सर्व स्वीकृत दृष्टिकोण को, सबको स्वीकार हो, ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए आप वापस से अपने प्रकरण पर लौटेंगे कि सभी को मंजूर है, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि आपको क्या करना होगा, आपको उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहना होगा कि चलो अभी परेशानी आ रही है, इसको फिर से तैयार करो, आप इसको तैयार करो, फिर कोई और समय पर हम इसको करवाएंगे। तो ये जो आपका है ये सही तरीका माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण को बेहतर माना जाएगा अगर अध्यापक तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ाता है, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है। तो ये तो लेक्चर मेथड हो गया ना, कि नोट्स लिख के ले आए हैं और हम उसको बस गए क्लास में और सब मैं अभी आऊँ आपको जो और सिर्फ बोलती चली जाऊँ कि व्याख्यान के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और चली जाऊँ। तो ये आप खुद बताइए कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। पहली बात तो आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा कह सकते हैं माध्यम नहीं माना जाता है शिक्षण का, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, आपका दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा अगर अध्यापक दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। जब से कि मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ तो मैं जब आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ तो वो आपकी रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या फिर किसी अन्य क्षेत्र के साइंस में मैं हिंदी का एग्जाम्पल देती हूँ, हिंदी में साइंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या है, अलग क्षेत्र के एग्जाम्पल्स का यूज़ करके आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, आपने अभी जाना कि समावेशी शिक्षा है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो वही कहा है कि अगर छात्रों का जो एक समूह है वहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे भी हैं और प्रतिभाशाली छात्र भी हैं, तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा इनमें से। शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखे ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाएं, या फिर शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, या फिर शिक्षक को माध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, और लास्ट है मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर आप लेवल हाई कर दोगे तो जो मंदबुद्धि बच्चा है उसको तो सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा, आपको उसको भी साथ लेके चलना ना। भी हमने काफ़ी बार बोला कि बच्चे को उसकी अभिक्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग देनी है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर आप शिक्षा के स्तर को नीचा रखोगे तो मंदबुद्धि बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन वहीं पर जो प्रतिभाशाली बच्चा है ये तो नीरस महसूस करने लगेगा, इसको बहुत बोरिंग फील होगा, क्योंकि ये सब तो वो बहुत पहले से जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो दब रहा है, हमें किसी भी बच्चे को दबाना नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, जब दोनों को साथ लेके हमें चलना है तो हमें क्या करना होगा, मैं
मीडियम स्तर अपनाएंगे, ना ज़्यादा ऊंचा जो कि मंदबुद्धि बच्चा ना समझ सके, और ना बहुत ज़्यादा नीचा जो कि प्रतिभाशाली बच्चे को प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर ये जो मध्यम स्तर है, यहाँ पर दोनों ही क्या कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, दोनों में अकोमोडेशन यहाँ पर स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, मंदबुद्धि जो छात्र हैं आपको नहीं समझ पा रहे हैं क्लास में, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास उनको दे सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ सही हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने ज्ञान पर, पुनर्निर्देशन पर, प्रबंध पर, शिक्षण के साधनों पर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, अपने ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे कुछ ऐसी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिनको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना, कार्यान्मुख शिक्षण देना, अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण करना, उनको मोटिवेट करना, प्रबंध के निर्देशों का पालन करना और कक्षा में व्याख्यान देना। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किन स्टेटमेंट्स के साथ जाएगा? देखिए, बात हो रही है आपके अध्यापक को कक्षा में क्या क्या भूमिकाएं निभानी है। तो सबसे पहली बात, सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना है, कोलैबोरेटेड टीचिंग को, कोलैबोरेटेड लर्निंग को वहाँ पर प्रायोरिटी देनी है कि बच्चे क्या करें, कोलैबोरेट करके पढ़े, एक साथ पढ़े, सहयोग से पढ़े। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट। दूसरी आपकी जो आप देखिए कार्योन्मुख शिक्षण, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण, बिल्कुल आपको चाइल्ड को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका जो रहेगा, प्रबंध के निर्देशों का पालन करने से कोई आपका शिक्षण, यहाँ पर अधिगम शिक्षण का कोई रिलेशन नहीं है। कक्षा में व्याख्यान देना, यस। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपसे ऐसे ही रीड कर दोगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। अब यहाँ पर कुछ घटक दिए हैं, भव्य, सजीव, रोचक, प्रभावी, अविच्छिन्न। तो इनमें से आपका कौन सा कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस आंसर के लिए? संप्रेषण के घटकों में, तो संप्रेषण के संप्रेषण आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? तो संप्रेषण आपका इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सजीव होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपकी सजीवता झलक रही होनी चाहिए। ठीक है, लिविंग होना चाहिए। और लास्ट जो है दैट इज रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुनः निरीक्षण अथवा संप्रेषण करना, यानी कि रिव्यूइंग और समराइजिंग करना। छात्र अधिगम की जांच करना, यानी असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। गृह कार्य देना, गिविंग असाइनमेंट, या फिर छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जगाना, या फिर छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि सबसे पहले आप बच्चों को रिव्यू और समराइज करवाएंगे, बच्चे को स्टूडेंट्स असेस करेंगे उनकी लर्निंग को, और उनको असाइनमेंट देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में लिखो। वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, बिल्कुल पूर्व ज्ञान को आपको नए ज्ञान से जोड़ना है। मूल्यांकन करना, पुनरीक्षण करना, उद्देश्यों की संरचना और सामग्री को प्रस्तुत करना। लेकिन इसको हमें रखना कैसे है, इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामग्री को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, यानी कि प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका आएगा यहाँ पर दैट इज वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना। जब आपने अपनी सामग्री प्रस्तुत की, अब आपने जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप मैटर पढ़ा रहे हो और आपने बुक रखी, तो अब आप बच्चे से ही पूछोगे ना कि ये क्या हो रहा है, जब बताएगा इसने जगह घेर रखी है। ठीक है, बुक का कोई वजन है, कहाँ है, ठीक है, कितने वजन की होगी, वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, इतने की होगी, इतने की होगी। तो अब आपको उसका जो वर्तमान ज्ञान है उसको आप, मतलब जो अब आप ज्ञान दे रहे हो उसको आप पिछले ज्ञान से जोड़ोगे। फिर
दूसरा स्टेप तो ये हो गया। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो आपका जाएगा कि अब आपको क्या करना है, सॉरी गलत हो गया। आप पहले उद्देश्यों की संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स का, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव्स का अब आप जो पिछला ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। अब सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा। अब सामग्री प्रस्तुत करने के बाद मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के बाद आप उसका पुनर्शिक्षण करेंगे, यानी उसको रीअप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। And if you have any query, you can ask in the comment section. I'll be coming back with its next part. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.